स्टार्टिंग में इंसान जो है बैंकिंग की तरफ रुक ज्यादा करता है, रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। तो मुझे एक काम करो अरुण, अपने यार इंग्लिश के नंबर बता दो, क्योंकि मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ। प्रीलिम्स में तो 50 आउट ऑफ 50 आ ही जाते हैं इसमें। 100% मार्क्स, समझ रहा हूँ, इंग्लिश में 100% मार्क्स। फिर तैयारी स्टार्ट करी तो रोज के 2-3 टेस्ट तो मैं दे ही देता था, और उसमें इंग्लिश ऐसा मतलब टॉपिक होता था कि इंग्लिश में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता था। इंग्लिश इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ। इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटेजी रही आप? तो लाइक मैथ्स तो अपन ने फिर भी शुरू से पढ़ी है, बट इंग्लिश में सबका मतलब डब्बा गोल सही रहता है। प्रिपरेशन के पहले सब स्पीकिंग स्किल्स अलग होती हैं, बट जब एग्जामिनेशन में ग्रामर पूछी जाती है तो हर कोई टू और फॉर में कंफ्यूज जाता है, तो बाकी चीज़ें क्या ही बोले थे। तो मेरा फंडा तो क्लियर था कि मुझे पहले अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। तो इवन अगर उसके लिए मुझे एक क्लास की जगह 4 क्लास में भी बैठना पड़े तो पहले डाउट क्लियर करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल 2021 और 22 सीजन दोनों में सिलेक्शन हुआ, और दोनों में ही फिर 4600 गेट पे ही जॉब मिली है। तो 4600 पे ग्रेड की ही जॉब मिली है भाई, 21 में भी और 22 में भी, समझ रहे हो आप? मेरे 2-3 फ्रेंड्स और थे जिनको ज्वाइन करना था, तो उन्होंने मुझे पुश करा कि यार तू भी चल साथ में। मैं आया तो मुझे पता चला कि यार ये तो मतलब अलग चीज़ है, ये तो अपन ने कभी मतलब रूबरू हुई नहीं है इस चीज़ से। और इसमें एक बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 2018 सीजीएल जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम मेरी काफ़ी अच्छी रैंक वगैरह थी। ऑल इंडिया 1400 समथिंग रैंक थी, मुझे सारे डिपार्टमेंट्स मिल रहे थे। तो सारे कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन में लगा चुका हूँ। मुझे होम टाउन पोस्टिंग भी काट चुका हूँ, मैं सीएजी में भी काम कर चुका हूँ, जीएसटी में कर ही रहा हूँ, मैं बैंक में भी काम कर चुका हूँ। हेलो दोस्तों, मैं राहुल पाराशर आ गया हूं आपके पास एक सक्सेस की कहानी लेके। हमारे स्टूडेंट है अरुण सिंह, जो अभी सेंट्रल जीएसटी में इंस्पेक्टर हैं। काफी जोरदार और संघर्षपूर्ण इनकी जर्नी रही है। मैं ये चाहता हूं कि इनकी जर्नी के बारे में एक छोटी सी समरी खुद बताएं, फिर इनसे हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला लेके इनके पास वापस आएंगे। तो मुझे थोड़ा सा बताओ यार अरुण अपने बारे में कि कैसे शुरू करा, क्या पूरी लाइफ की तुम्हारी स्टोरी रही? सब इंजीनियरिंग के बाद में अपना कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया था। तो क्या बात है? 2 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में ही था। देन उसके बाद कौन सी कंपनी में थे कॉर्पोरेट सेक्टर में? सर कॉलेज प्लेसमेंट ही हुआ था, गुड़गांव में था। मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में था, फ्लोड एनएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। क्या बात है? तो उसके बाद में फिर उस टाइम मैं डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा था। तो 2 साल 3 साल हो गए थे, एसएसबी इंटरव्यूज में अपीयर हो रहा था। तो कभी स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट वगैरह चल रहा था। तो उस टाइम फिर मेरा ये मतलब मन में आया कि ऐसे एग्जामिनेशंस के लिए ट्राई करते हैं जिनमें अगर आप अपेयर हो रहे हो तो आपको पता चले कि आप मतलब क्लियर आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो बस ये है कि आपका अगर आपने सही करा है पेपर में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीधा सीधा दूध का दूध पानी का पानी रहता है गवर्नमेंट। बिकॉज एसएसबी इंटरव्यूज में थोड़ी साइकोलॉजी इन्वॉल्व रहती है, तो यू कैन नॉट बी श्योर वेदर यू हैव गिवन योर 100% और स्टिल आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में तो वो आपका फिर प्रिपरेशन के ऊपर है। तो 2016 में फिर मैंने स्टार्ट करा था प्रिपरेशन। देन 2016 में ही फिर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क दोनों क्लियर हो गया था। तो एसबीआई पीओ ज्वाइन कर लिया था। देन फोकस तो उस टाइम भी सीजीएल के लिए ही था, बट ये था कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस की प्रोसेस थोड़ी फास्ट होती है, तो उसमें ज्वाइनिंग कर ली थी। देन सीजीएल 2016 भी क्लियर हो गया था। क्या बात है? तो 2016 से मैंने मुंबई में ज्वाइन कर लिया था। देन फिर मुंबई में कहाँ ज्वाइन करा था 2016 में जब क्लियर हुआ था? मुंबई में मैं अंधेरी ऑफिस में था जीएसटी में। अच्छा। तो उसके बाद फिर दोबारा सीजीएल्स के लिए अपीयर होता रहा, तो थोड़ा क्या अपना जॉब के साथ प्रिपेयर करना थोड़ा टफ पड़ जाता है। बिकॉज आपको कम्पीट उनके साथ करना है जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इवन अपना लेवल मेंटेन करने में भी दिक्कत जाती है। तो इम्प्रूवमेंट तो बहुत बड़ी बात है। देन फिर तैयारी करी, 2018 सीजीएल क्लियर हुआ, 19 क्लियर हुआ, 21 क्लियर हुआ। तो 2016 क्लियर हुआ, फिर 2018 क्लियर हुआ, 2019 क्लियर हुआ, और अब 21 और 22 क्लियर। 21 और 22 क्लियर। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं। मेरा सिर्फ एक बात कहना होती है दोस्तों, अगर एक बार सिलेक्शन होना स्टार्ट हुआ ना, तो जब जब तुम दोगे तब तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ये समझ लो। क्यों, सही है गलत? जी सर। और इसमें एक बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 2018 सीजीएल जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम मेरी काफ़ी अच्छी रैंक वगैरह थी। ऑल इंडिया 1400 समथिंग रैंक थी, मुझे सारे डिपार्टमेंट्स मिल रहे थे। तो सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन में लगा चुका हूँ। मुझे होम टाउन पोस्टिंग भी काट चुका हूँ। मैं सीएजी में भी काम कर चुका हूँ, जीएसटी में कर ही रहा हूँ, मैं बैंक में भी काम कर चुका हूँ। तो सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन निकालने के बाद में फिर मैं 18 में ये हो गया था कि मुझे अब आगे तैयारी नहीं करनी है।
क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं होम टाउन आ गया था, बट फिर जो डिपार्टमेंट्स की मुझे चीज़ें पता चली तो मुझे सही नहीं लगा। बिकॉज आपको अगर लाइफ लॉन्ग किसी डिपार्टमेंट में काम करना है तो आपको काम पसंद आना चाहिए वहाँ का, क्योंकि आपका हाँ, मतलब आपके जॉनर का होना चाहिए कुल मिला के, in short। क्योंकि आपको ऑफिस जाने का मन करना चाहिए, बेसिकली ये है। तो मुझे फिर ये था कि तो मैंने हाफ हार्टेडली मतलब दिया था, लाइक मैं एकदम श्योर नहीं था देने के लिए एग्जाम। तो 21-22 CGL के लिए मैंने उतनी प्रिपरेशन भी नहीं करी थी, बट ये था कि आप जब क्या बोलते हैं पूरी प्रोसेस में होते हो तैयारी के, तो थोड़े बहुत सेटबैक्स से भी आपका मतलब सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। बट स्टिल 2021 और 22 CGL दोनों में सिलेक्शन हुआ और दोनों में ही फिर 4600 ग्रेड पे ही जॉब मिली है। क्या बात है। तो 4600 पे ग्रेड की ही जॉब मिली है भाई, 21 में भी और 22 में भी। समझ रहे हो आप? मतलब मैं कहना चाहता हूँ एक बार तैयार हो जाए, बस आम पक जाए, बस वही बात है। आगे बताओ यार अरुण। तो सर अभी GST सेंट्रल GST में हूँ एज अ GST इंस्पेक्टर। चेन्नई में पोस्टिंग है मेरी अभी। 2022 CGL में मैंने फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए ऑप्ट किया था। प्रिवेंटिव ऑफिसर में जा रहे हैं, GST को क्विट करके, सेंट्रल GST के ऑफिसर को क्विट करके अब जा रहे हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर। कहाँ ज्वाइन करने जा रहे हैं? मुंबई कस्टम्स में ज्वाइन। मुंबई कस्टम में ज्वाइन करने जा रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई अरुण के करियर की बात, जो इतने सारी अचीवमेंट और उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल करी है। अब थोड़ी सी वो बात कर लेते हैं कि संघर्ष कैसे करा। तो मुझे थोड़ा सा बताओ, मैथ्स के लिए क्या करते थे आप? मैथ्स के लिए क्या तरकीब लगाते थे? मैथ्स के लिए मैथ्स में तो सारा स्पीड का खेल है। हाँ सर, स्पीड का ही खेल था। और मेरा तो क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को ये रहता है कि सब ने कहीं ना कहीं IIT की प्रिपरेशन करी होती है, तो उनके मन में ये रहता है कि मैथ्स तो हम कर लेंगे। बट जब मैं फिर इस फील्ड में उतरा तो मैंने फर्स्ट टाइम जब बैंकिंग एग्जामिनेशन दिया था तो मैं क्वेश्चन पे अटक गया। तो मेरे मन में ये था कि ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करने में रह गया। और मैं कुछ ध्यान है 2014 में शायद मैंने एज अ बस ऐसे अपीयर हो गया था, तो प्री भी क्लियर नहीं हुआ था मेरा। उसके बाद में जब 2016 में मैं प्रिपरेशन में उतरा तो मैं अपनी तरफ से ये क्लियर था कि भैया मुझे हर सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा और मैथ्स पे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि जो अपने को आता है सिर्फ उससे नहीं हुआ, वो काफी नहीं। एग्जामिनेशन बहुत कुछ डिमांड करता है। कहने को 10th की मैथ्स होती है, बट 10th की मैथ्स में भी जब उस टाइम पे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, विदिन 20 सेकेंड सॉल्व करना है, तो और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सॉल्व करना है। बिकॉज आजकल एग्जामिनेशंस में क्या हो रहा है कि अभी 23 CGL में लोग कह रहे हैं कि जो मैथ्स आई थी वो थोड़ी मॉडरेट लेवल की आ गई थी, बट उसके पहले जो CGL थे उसमें जो मैथ्स थी वो बहुत इजी आ रही थी। अब इजी के केस में अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे, और मॉडरेट के केस में ये हो गया कि आप टाइम से सॉल्व नहीं हो रहे तो आप पीछे हो जा रहे हो। तो ये पूरा गैम्बल है, आपको एनी हाउ फुली प्रिपेयर होना पड़ेगा। एग्जाम टफ है, आपको तैयार करना पड़ेगा कि योद्धा बनना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये अरुण भाई कहना चाहते हैं। इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटेजी रही आप? काफी क्लास में आके भी बैठते थे, मैंने देखा आप रेगुलरली पैसेज वगैरह की क्लास में, तो मैंने तेरे को रेगुलर ही देखा है। तो क्या स्ट्रेटेजी रखते थे? इंग्लिश का क्या फंडा रहा तुम्हारे जीवन में? इंग्लिश का ये था कि इंग्लिश तो लाइक मैथ्स तो अपन ने फिर भी शुरू से पढ़ी है, बट इंग्लिश में सब का मतलब डब्बा गोल सही रहता है प्रिपरेशन के पहले। सब स्पीकिंग स्किल्स अलग होती हैं, बट जब एग्जामिनेशन में ग्रामर पूछी जाती है तो हर कोई टू और फॉर में ही कंफ्यूज हो जाता है, तो बाकी चीज़ें क्या ही बोलें फिर। तो मेरा फंडा तो क्लियर था कि मुझे पहले अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, तो इवन अगर उसके लिए मुझे 1 क्लास की जगह 4 क्लास में भी बैठना पड़े तो पहले डाउट क्लियर करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जितना मतलब हो सके उतनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेसिकली सब चीज़ जो है आपके एग्जामिनेशन में जो सिनेरियो होना चाहिए वही मतलब आपको रोज़ उससे गो थ्रू होना पड़ेगा। तो रोज़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे थक गए कि अब मन नहीं कर रहा तो टेस्ट दे दिया, फिर टेस्ट देने के बाद मैं एनालिसिस कर लिए, फिर तैयारी स्टार्ट कर ली। तो रोज़ के 2-3 टेस्ट तो मैं दे ही देता था, और उसमें इंग्लिश ऐसा मतलब टॉपिक होता था कि इंग्लिश में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था। इंग्लिश इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ। तो तुम्हारी क्या राय है, इंग्लिश स्कोरिंग है कि नहीं है? बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं तो जब मतलब मॉक देता था तो मेरा ये होता था कि मेरा मॉक कभी भी मतलब इवन जब मैंने एग्ज़ाम में भी अपीयर हुआ तो कोई भी CGL में मैंने जब मैं स्ट्रेट 200 क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट करता हूँ तो जो अपन मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं वो तो अलग बात है, बट मेरा विदिन 80 मिनट्स में पूरा पेपर हो जाता था। क्या बात है, अच्छा। उसके बाद में फिर जो है मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनमें मुझे डाउट है, जिनको मैं मतलब दोबारा से अपीयर करना चाहता हूँ कि दोबारा उन पर गो थ्रू करना चाहता हूँ। हाँ, तो इंग्लिश तो मतलब बिल्कुल स्कोरिंग है। और बट इंग्लिश के साथ ये है कि
मैथ्स तो फिर भी अब तो खैर पैटर्न चेंज ही हो गया, वरना पहले जब मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते थे और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते थे, तो इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आपको सही करना है, मैथ्स में 100 ही क्वेश्चन करना है। तो अगर आपके 10 भी क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हो गए तो आपका स्कोर 200 से सीधे कम होकर 180 की लाइन में आ जाएगा। तो वो एक मैं तो उसको एक टास्क ही लेके चलता था कि मुझे कम से कम क्वेश्चन ही मतलब गलत करने। प्री में तो 50 में से 50 आ ही जाते थे, मेंस में ये टारगेट रहता था कि मेरे 190 प्लस ही स्कोर करूँ मैं उसमें। मुझे एक काम करो अरुण, अपने यार इंग्लिश के नंबर बता दो, क्योंकि मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ और वोकैबुलरी पे ही काम करता आ रहा हूँ, मेरी 10-12 साल इसमें निकल गए, तो मेरा फोकस उसी पे रहेगा। इंग्लिश में तुम्हारे नंबर कब कब क्या क्या रहे थोड़ा सा बताओ, ताकि जनता सुनना चाहती है क्या क्या तुम्हारी इंग्लिश में उपलब्धियां रही। प्रीलिम्स में तो 50 आउट ऑफ 50 आ ही जाते थे 100% मार्क्स, मतलब समझ रहे हो आप, इंग्लिश में 100% मार्क्स। और मेंस में भी ये रहता था कि क्वेश्चन उस टाइम तो मुझे मतलब मैं अपियर कर 18 में मेरे 191 समथिंग कुछ मार्क्स थे। क्या बात है। और उसके बाद भी जिस भी सीजीएल में मैं अपीयर हुआ था 186 188 इस टाइप में ही होते थे मेरे। जो 10 क्वेश्चंस की भी मुझसे मिस्टेक होती थी वो भी इतनी सिली मिस्टेक्स होती थी जो मुझे बाद में रियलाइज होती कि सिली मिस्टेक्स हैं। बट बात यही है कि मैंने 2018 के बाद में हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स ही रहे हैं वो मेरे, तो वो बस देने के लिए मैं जाता था। और आप क्योंकि अगर आप फुल रिवीजन नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस गलत होंगे ही होंगे। बट उन सर्कमस्टांसेस में भी जब मैंने साल भर से तैयारी नहीं करी इंग्लिश की, कोई मॉक नहीं दिया है कुछ भी, तब भी अगर 180 प्लस स्कोर कर रहे हो आप, बहुत बड़ी बात। मुझे ये बताओ तुम कौन से ईयर में क्लास आते थे, मतलब तुम जब कोचिंग ज्वाइन करी थी डीएलसी द लर्निंग क्लब, तो कौन से साल में ज्वाइन करी? 2018 में करी थी। 2018 में इन्होंने ज्वाइन करी थी क्लास। तो और वोकैबुलरी से कितने वर्ड्स याद करे होंगे क्लास में? वोकैबुलरी से भी क्लास में मेरे ख्याल से अराउंड 2000 समथिंग वर्ड तो याद हो ही गए होंगे उससे। बहुत बढ़िया। और टेस्ट हर सैटरडे को देने आते थे कि नहीं आते थे? हाँ, टेस्ट तो आई जाता था देने। देखो भाई, हर सैटरडे को ही टेस्ट देने आते थे। मैं इसीलिए बच्चों से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे टेस्ट का बंक कर देते हैं सैटरडे को, तो भाई टेस्ट देने जरूर आओ। टेस्ट दोगे तो इस बहाने वोकैबुलरी का रिवीजन हो जाएगा, एरर का रिवीजन हो जाएगा। और अब तो हमने एरर की भी सीरीज शुरू कर दी है। उनके टाइम में तो हम लोग एरर इतना ज्यादा सिंसियरली नहीं कराते थे, अब सारी एरर की बुक्स भी हैं, पैसेजेस, जंबल, सब कुछ बहुत प्रॉपर है। और कुछ अरुण जो आप अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहते हो आने वाली पीढ़ी को कि इनको कैसे डटे रहना चाहिए और एसएससी की तरफ तैयारी करना चाहिए? सर, पैटर्न जैसे अभी चेंज हुआ है, तो उसमें अभी के पहले क्या होता था कि जो लोग का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता था और मैथ स्ट्रॉन्ग होता था वो लोग के पास थोड़ी एज होती थी। बट अभी जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें जीएस भी इंक्लूड हो गया है, तो जीएस से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है क्योंकि लोगों के जीएस में नंबर नहीं आते हैं। तो अब थोड़ा सा जो एग्ज़ाम बैलेंस्ड हो रहा है कि लाइक आपको सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स पे ही फोकस नहीं है, हर चीज़ पे ही फोकस है। सब पे फोकस करना हाँ, तो उस हिसाब से सबके लिए एग्ज़ाम है वो, मतलब सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेना पड़ेगा, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा। तो थोड़ा टाइम तो खैर लगता है, मुझे भी इतना टाइम लग गया, बहुत लंबी प्रोसेस, 5-6 साल लग गए डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने में, कहाँ काम करना है कहाँ नहीं करना है। तो बेटर, पर मैं तो यही बोलूँगा कि आप एक ही अप्रोच स्टार्टिंग से रखोगे वो ज़्यादा सही रहेगा। सेफ खेलने से थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि हर कोई जॉब के साथ तैयारी नहीं कर पाता है। ये चीज़ मैंने खुद भी फेस करी है, मैंने अपने साथ के कलीग्स को भी देखा है जो मैंने डिपार्टमेंट चेंज करे हैं, वो अभी उसी डिपार्टमेंट में, जैसा भी हो डिपार्टमेंट, वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं। बिकॉज हर कोई मतलब तैयारी नहीं कर पाता है दोबारा शॉर्ट आप जब फुल टाइम प्रिपरेशन की बात ही मतलब अलग होती है। तो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने एक जो आपका सिंगल गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, आप उसी को अगर डेडिकेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं तो यहाँ सामने बैठे मेरे स्टूडेंट्स का चेहरा पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि तुमने 5 जॉब जो है निकाली और फिर दूसरी जो है स्विच कर लिया। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स का जो मैं चेहरा पढ़ रहा हूँ ये कह रहा है भाई भगवान हमारा तो बस एक ही में सिलेक्शन करा दे, हमें 5 जॉब्स इसमें सिलेक्ट होके इसे स्विच करने की ताकत नहीं है। ऐसा मैं अपने स्टूडेंट्स का चेहरा अभी पढ़ पा रहा हूँ। देखो अरुण, लेकिन बात सही है, आप बिल्कुल सही जगह हो, वो भी अपनी जगह सही है। आपने एक अचीव कर लिया एक लाइफ में कुछ, तो अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तुम नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन जो आपके सामने जनता बैठी हुई है ना, यहाँ पर जो दिक्कत क्या है, यहाँ पर अभी ये लोग, मतलब तुम भी उस पोर्शन में रहे होगे कभी उस साइड, तो वहां पे भी तुम्हारी भी सोच रही होगी बस एक बार सिलेक्ट हो जाऊं और जिंदगी जीत लूंगा। लेकिन जब जीतने के बाद फिर ऐसा लगता है कि अब और कुछ नया, अब और कुछ एक्सप्लोर करना है। तो थोड़ा सा ये भी बता दो कि भाई पहले तो जीतो, फिर आगे क्या करना है, थोड़ा इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लो।
तो सर स्टार्टिंग में तो बिल्कुल रहता है कि इंसान मतलब जब से बस जॉब चाहते हैं सब लोग, तो इसीलिए स्टार्टिंग में इंसान जो है बैंकिंग की तरफ रुख ज़्यादा करता है, बिकॉज बैंकिंग एग्ज़ाम्स एक प्रॉपर मैनर में होते हैं हर साल रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है उनका सब कुछ। तो बट बैंकिंग में एंटर होने के बाद में आधे लोगों को पता चलता है कि यार ये हमारी क्या बोलते हैं लिए सही नहीं है ये एग्ज़ाम। तो ठीक है, मतलब सबका एक एम रहता है, ठीक है कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे साथ आनंद था, वो क्लर्क छोड़ के आ गया था, हाँ, अगर याद है तो बिल्कुल क्लर्क छोड़ के आ गया था, फिर यहाँ पे आया, फिर आज अभी कहाँ पर है आनंद? अभी LIC में है वो। LIC में बहुत बढ़िया है वो भी, अभी उसने शादी करी और बहुत ही सिंसियर, ये दोनों बहुत ही सिंसियर थे, ईमानदारी से टेस्ट देते थे, ईमानदारी से क्लास आते थे और मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी इनकी कम है। मैं सामने कम तारीफ कर पीछे ज्यादा तारीफ करता हूँ। चलिए, तो अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ अरुण, अभी ये तो पढ़ाई की बात हो गई, थोड़ा हमारा अचीवमेंट की बात कर ले। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें देखा तो तुम्हें कोई नई बाइक लेके कहीं राइड वाइड पे निकले थे, वो क्या कहानी थोड़ी वो भी बता दो यार, ये तो पढ़ाई की बात तो चलती रहेगी। तुमने तो देखा नहीं था, मेरी क्लास में फालतू बातें ज्यादा होती हैं। हाँ। तो मैं वैसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे को इंस्टा पे देखा था कि कोई बाइक लेके तुम निकल गए थे कहीं, तो वो क्या कहानी थोड़ी बताओ बाबा। सब नॉर्मल बाइक तो मुझे मतलब बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने पसंद ही वो बाइक इसलिए करी थी क्योंकि हाँ ऑफ रोडिंग के लिए है वो। तो अब ऑफ रोडिंग के लिए है तो हार्ले कौन सी तुम्हारी? नहीं, हार्ले नहीं है सर, हीरो की है, रैली एडिशन है अपनी एक्सपल्स 204V। तो ये अपनी ही कमाई पे ली है कि हाँ, इसमें कुछ योगदान रहा है घर का? नहीं घर से। कैसा लगा जो अपनी कमाई पे एक बढ़िया सी बाइक, तुम्हारे सपनों की बाइक? काफ़ी टाइम हो गया था, 2014 से मैं वर्किंग हूँ, बट इन सब चीज़ों पे मैंने कभी फोकस नहीं करा था। बट अभी थोड़ा रिक्वायरमेंट भी थी कि आप अगर नई सिटी में हो तो वहाँ पे आप कब तक ओला वगैरह का यूज़ करोगे, आपकी एक बाइक होनी चाहिए। तो फिर बाइक मैंने ले ली थी। तो अब और मुझे फोटो डाला था कि राइड वाइड पे गए थे, कहाँ गए थे? सैटरडे संडे सर फ्री मिलता है यूजुअली सारे। देखो भाई, एक और बात 2 मिनट रोकूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के यही मजे हैं कि सैटरडे संडे फ्री, तो ये गवर्नमेंट जॉब का आनंद है। चलिए बताइए। वही सर, सैटरडे संडे फ्री मिलता है और कभी कभी होता है कि जो कैलेंडर तो पहले ही रिलीज़ हो जाता है हर फाइनेंशियल ईयर का, आपको पता होता है कि फ्राइडे अगर छुट्टी हो रही है तो वो क्लब हो रही है सैटरडे संडे के साथ, या मंडे हो रही है तो वो भी क्लब हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले से ही प्लान करके रख लेते हैं। तो कहीं से बाइक राइड पर निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो भाई साहब ये देख लीजिए, ये जॉब जब लग जाती है तो हम हमारे मन मर्जी से कहीं भी घूम फिर सकते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और खुद के कमाए हुए पैसे पर मजे करने का मजा ही कुछ और। एक बार उस पर भी बात बता दो कि ये जो तुमने बाइक खरीदी उस पर क्या फीलिंग रही थी तुम्हारी जब पहली बार उसको स्टार्ट करा और लेके निकले? क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था मेरे जीवन में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी तुम शेयर करो। सब मतलब अलग ही फीलिंग रहती है, एक कंफर्ट रहता है कि हाँ अपनी मतलब चीज़ की बात ही कुछ अलग होती है। और मुझे पर्सनली गैजेट्स और इन सब का शौक बहुत ज़्यादा है, तो मेरे लिए तो मतलब बहुत ही बढ़िया फीलिंग थी। मतलब मजा आ गया होगा कि यार ये जो मैंने इतने साल की 5-6 साल की मेहनत है, ये मैं अब जो है रेस दे के निकाल रहा हूँ। बिल्कुल सर। चलिए, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, क्या कहना चाहते हो वोकैबुलरी और DLC द लर्निंग क्लब के बारे में अपने करियर को लेकर? सर मैं तो बाय चांस मतलब मेरा कॉलेज फ्रेंड जो आनंद था उससे मैं मिलने के लिए आता था यहाँ पे, वो उसकी क्लास ख़त्म होती थी और हम लोग चाय वगैरह पीते थे। तो उसने मुझे बताया, तो पहले तो मुझे पहले कोई आपको बताएगा आप इंस्टेंट बिलीव नहीं करोगे बातों पे, बट फिर मेरे 2-3 फ्रेंड्स और थे जिनको ज्वाइन करना था, तो उन्होंने मुझे पुश करा कि यार तू भी चल साथ में। अब मैं आया तो मुझे पता चला कि यार ये तो मतलब अलग चीज़ है, ये तो अपन ने कभी मतलब रूबरू हुए ही नहीं है इस चीज़ से। तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा फिर, क्योंकि इंग्लिश पहले भी थी ठीक, बट एक्स्ट्रा आपने चीज़ें सीखी और चीज़ें जो रिटेन हुई है लॉन्गर पीरियड के लिए, वो एक बड़ी चीज़ है। क्योंकि ऑफिस में भी ये होता है कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया, मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए गवर्नमेंट सर्विस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो 5 साल से ही नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह चल रही है, लेटर ड्राफ्ट करने रहते हैं। तो लेटर ड्राफ्ट करने में एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि फाइल वहाँ पे भी अच्छी वोकैबुलरी, बिल्कुल ग्रामर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहता है वहाँ पे। क्योंकि आप ये चाहते हो कि अगर आपने कोई फाइल आगे तक बढ़ाई है तो उसमें जो लेटर साइन होने के लिए जा रहा है ऊपर ऑफिसर के पास में, IRS के पास में, वो आप ये चाहोगे कि वो कोई उसमें मिस्टेक ना निकाले। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फ़ायदा मिला मुझे।
इस चीज़ को। वोकैबुलरी आपको बहुत अच्छे से याद बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगा, बिल्कुल। ये वोकैब ही है, साथ में ग्रामर के भी रूल्स थे जो कि पता ही नहीं था कि ग्रामर के भी रूल्स क्या होते हैं। उसमें भी क्या होते हैं, स्टोरीज का यूज़ कर सकते हैं हम ग्रामर याद करने के लिए। तो वो चीज़ें फिर आपको बहुत लंबे पीरियड के लिए याद हो जाती हैं फिर। तो बिल्कुल वो तो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रामर सबसे ज़्यादा काम में आई है। लाइक वोकैब का तो फिर भी ऐसा है कि आप सर्च करके अगर उस टाइम आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, पर ग्रामर आप इंस्टेंट कैसे वो करोगे। ग्रामर हाँ, लॉन्ग टर्म में जो ग्रामर आपकी फिर इंस्टिंक्ट पे चलने लगते हो आप, जब आपको ग्रामर एकदम रट जाती है तो आप इंस्टिंक्ट पे चलते हो, फिर आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाता है कि ये इसमें कुछ गलत है। एरर डिटेक्ट बिल्कुल बिल्कुल, एरर डिटेक्शन में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम में आती है वो। चलिए, तो एक क्वेश्चन और है अरुण मेरा। जैसे अब देखा होगा एसएससी में करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए हैं ना, तो उसके लिए क्या राय देना चाहते हो, क्या गाइड करना चाहते हो हमारे स्टूडेंट्स को? करंट अफेयर को कैसे मैनेज करें? करंट अफेयर्स के लिए तो सर कोई भी चैनल आप पिक कर सकते हो। देखिए न्यूज़पेपर से तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। लाइक न्यूज़पेपर रीड करना अच्छा है, आपको एक उससे इंग्लिश भी आपकी इम्प्रूव होगी और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता चलेंगी। बट अगर आपको एकदम पिक करके करंट अफेयर्स चाहिए इंटरनेशनल नेशनल सारे, तो आप कोई एक चैनल फॉलो कर सकते हो और उसके थ्रू अगर आप तैयारी करोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर कोई भी चैनल फॉलो कर सकते हो तो आप हमारा चैनल फॉलो कर लो, जिसमें हम लोग तैयारी करा रहे हैं करंट अफेयर की तिकड़म, जिसकी खासियत है कि सिर्फ देखते देखते आपको, तुमने देखा है करंट अफेयर की तिकड़म? हमने एक नया चैनल शुरू करा है करंट अफेयर की तिकड़म, जिसमें हम इसी तरह से तिकड़म लगा के करंट अफेयर याद कराते हैं। तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, करंट अफेयर की तिकड़म इज द बेस्ट चैनल। तो आपको देखना ही पड़ेगा कोई ना कोई, जिससे आपको डेली करंट अफेयर मिले और उसको आप नोट करके रखते हैं। क्योंकि करंट अफेयर ऐसी चीज़ है, अब जो करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में अच्छे ही लेवल का पूछा जा रहा है। तो अब ये नहीं कोई चैनल ऐसा बोलेगा कि दिस करंट अफेयर इज़ ओनली फॉर एसएससी। अब वो करंट अफेयर आपको स्टेट सर्विसेज में भी काम आ जाएगा। तो करंट अफेयर ही है, कहीं से भी आप तैयारी करोगे, इवन अगर आप स्टेट सर्विसेज की भी तैयारी करोगे उसमें भी करंट अफेयर वही काम आएगा आपका। तो कोई भी करंट अफेयर चैनल आप फॉलो करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा बचेगा खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जगह। क्योंकि आप वीडियो दिन के एंड में जब आप थक गए हो, आपने टेस्ट दे दिया है, एनालिसिस कर लिया है, अब आप थोड़ा सा मेंटल एक्सर्शन है, तब आप वीडियो देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप अपने लेजर को सिर्फ अच्छे वीडियो देखकर अच्छा नॉलेज जहाँ से गेन कर सकते हो, मेरा तो यही सुझाव रहेगा। उसको आप अपना लेजर इस तरह से यूज करोगे तो मुझे लगता है बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो ये थे हमारे साथ अरुण सिंह, जो अभी सेंट्रल जीएसटी में इंस्पेक्टर हैं और बहुत जल्दी प्रिवेंटिव ऑफिसर की तरह कस्टम ज्वाइन करने वाले हैं। और इनके साथ आज हमने एक खास बातचीत करी, जिसमें हम लोगों ने सीखा, हमारे स्टूडेंट्स ने सीखा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किस विजन के साथ करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।